हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप जो है वो रेगुलर चेंज हो रहा है और ये किन कारणों से चेंज होता है, उन सभी कारणों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल क्या होता है। और ये जो स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं ना, इनमें रेगुलर कोई ना कोई गति होती रहती है, लेकिन गति जो है वो बहुत धीमी है, आपको आभास उसका नहीं हो पाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लगभग 1 साल में केवल कुछ मिलीमीटर जो है वो इन प्लेटों में कुछ गति होती है। अब ये गति क्यों होती है? तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और दाब इंक्रीज होने की वजह से वहां का जो आंतरिक पार्ट है वो एक तरीके से द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। तो वो जो मैग्मा है उसमें एक तरीके से जब गति होती है, उसके कारण पृथ्वी के बाह्य सतह पर भी गति महसूस होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है वो एक वृत्तीय गति में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन आता है। जब अंदर कुछ चेंज होगा, कुछ गति होगी, तो उसकी वजह से बाह्य सतह पर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। पृथ्वी की गति को आप उन बलों के आधार पर विभाजित कर सकते हो जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो अंतर्जनित बल होते हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लगते हैं, उसकी वजह से कभी कभी बहुत ही अचानक से गति भी उत्पन्न हो जाती है और कभी जो है वो बहुत ही धीमी गति उत्पन्न होती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो वैसे ही आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर इनकी अत्यधिक हानि होती है। मतलब पृथ्वी के आंतरिक सतह पर अचानक से कुछ परिवर्तन हो तो उसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जो है उनका उद्गार सामने आता है। तो यहाँ पर बता रखा है पृथ्वी की गतियां और पृथ्वी की गतियों को निर्धारित करने वाले अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में भी अगर हम देखें तो आकस्मिक बल मतलब अचानक से, और ये है बहुत ही आराम से स्लो प्रोसीजर। तो आकस्मिक बल की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में इसके बहुत सारे इश्यू देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिक हम सर्दर्न इंडिया में मतलब वेस्टर्न घाट वाला रीजन, और अगर हम बात करें हिमालयन जो रीजन है वहां पर इस तरीके के इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट है अंतर्जनित बल में ही पटल विरूपण बल। ये पर्वत निर्माणकारी बल मतलब अंतर्जनित बल, पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होना, तो ये भी अंतर्जनित बल की वजह से ही होता है। बहिर्जनित बल की अगर हम बात करें तो बहिर्जनित बल में आता है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक चट्टान है, अब वायु की वजह से, जल की वजह से या और नदियों की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं इस चट्टान में धीरे धीरे जो है वो यहाँ से टूटना स्टार्ट होता है। फिर वायु, जल इन सभी के साथ में टूटे हुए पार्ट जो हैं वो दूसरी जगह पर जाकर के एक जगह जमा हो जाते हैं जिनको बोलते हैं निक्षेपण। तो ये बहिर्जनित बल की वजह से अपर्दन और निक्षेपण होता है। और अपर्दन और निक्षेपण भी किन किन की वजह से? नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। तो इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा स्थलमंडलीय प्लेट। तो क्या होती है स्थलमंडलीय प्लेट? भूपर्पटी पे अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ओके, तो सबसे पहले बात की गई है ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो अंतर्जनित बल की वजह से होते हैं। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ हैं वो अचानक बाहर निकलते हैं। तो यहाँ ज्वालामुखी को इमेज के थ्रू शो कर रखा है। ये अंदर पिघला हुआ मैग्मा है, एक जगह इकट्ठा है। ये पृथ्वी की परपटी है और ये परपटी के नीचे लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना कि पृथ्वी की 3 परतें हैं,
अगर हम एक तरीके से व्यू करें तो सबसे ऊपर होता है भूपर्पटी, उसके नीचे होता है मेंटल और सबसे आंतरिक पार्ट होता है क्रोट। मेंटल जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम देखें पृथ्वी के तो सबसे ज़्यादा जो है उसकी मोटाई पाई जाती है। तो यहाँ पर ये है मैग्मा। मैग्मा इस तरीके से पृथ्वी से बाहर निकलता है और ये छिद्र जहाँ से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं क्रेटर। ओके, और बाहर निकल करके जो अंदर मैग्मा है वो पृथ्वी के बाहर निकल करके किस नाम से जाना जाता है? लावा। मतलब दोनों सेम है, मैग्मा और लावा सेम है, लेकिन पृथ्वी के बाहर बोला जाता है लावा और पृथ्वी के अंदर उसी को बोला जाता है मैग्मा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ज्वालामुखी के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ज्वालामुखी होती है उसी तरीके से स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये जो कंपन है वो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन का आरंभ होता है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक परतों में जहां पर भूकंपन जो है आरंभ हुआ उसको बोलते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, मतलब भूकंपी ऊर्जा जो है उसका उद्गम केंद्र ये कहलाता है। और अगर हम बात करें उद्गम केंद्र की, तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके जो निकटतम स्थान, मतलब यहाँ पर उद्गम केंद्र है तो इसकी सीध में यहाँ पर भूपर्पटी पर जो केंद्र है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से भूकंपीय ऊर्जा का एक तरीके से उद्गम हुआ। उद्गम के ठीक भूपर्पटी वाला जो स्थान है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र के जो आसपास वाले स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो जो हानि है वो कम होती जाती है, मतलब भूकंप की तीव्रता जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के बारे में बताया गया है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें जैसे जैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा एनसीईआरटी का, तब जाकर के इनको लेकर के हम सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर करेंगे। अभी आप 7th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी इसमें फैक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने भूकंप के बारे में देख लिया। देखो वैसे भूकंप की भविष्यवाणी वैसे संभव नहीं, लेकिन अगर टाइम से पहले इसके बारे में बात बताई जा सके तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। स्थानीय लोग जो हैं जहाँ पर भूकंप के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना, जिसकी वजह से वो अनुमान लगाते हैं कि भूकंप आ सकता है। यहाँ पर भूकंप को नापने के जो पैमाने हैं उनको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं कि भूकंप का मापन जो है वो एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी बोलते हैं, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भूकंप आया है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है वो और ज़्यादा शक्तिशाली उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर कुछ बचाव की तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से अगर भूकंप आ जाए तो आप उन सुरक्षित स्थानों, मतलब आप अपने घर में जो रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी जो कोने हैं वहाँ पर आप आश्रय ले सकते हैं। आपको आपके आसपास जो कांच की कोई चीज़ हो या टूट सकती है, जैसे कि दर्पण या चिमनी, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है और इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको एक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। अवेयरनेस क्रिएट होने से आपको जो है वो पता चलता है कि बहुत सारी इस तरीके की जो नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, उनकी जो हानि है उनको आप कम कर सकते हो। तो इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस समस्या से हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि पृथ्वी के जो अंतर्जनित बल होते हैं उसकी वजह से ज्वालामुखी और भूकंप। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के बाहर जो है वो बाह्य बल जो लगते हैं उसकी वजह से पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर जो सेल हैं उनके टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं।
वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण भी करता है। मतलब एक चीज टूटी, उससे टूट करके दूसरी जगह निक्षेपित हुई तो किसी और का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम से ही पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता रहता है। तो सबसे पहले बताया गया है कि नदी के क्या कार्य हैं, इसकी वजह से पृथ्वी पर किन किन रचनाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर जो हमारे जलप्रपात हैं उनको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट दिए गए हैं। जलप्रपात क्या होता है, नदी यहाँ पर इस तरीके से आ रही है और बहुत ही हाई तरीके से इस तरीके से यहाँ पर गिर रही है, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। तो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात में अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ये आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट नेम है। बहुत बार लोकेशन को लेकर के बहुत बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर देखिए ये है नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ पर हाइट से जो पानी है वो इस तरीके से गिर रहा है। ओके, तो नदी क्या करती है, नदी जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर बहती है। बहने के साथ में ही जहां पर भी उनको लगता है कि कोमल चट्टानें हैं उनको अपने जल के प्रवाह से धीरे धीरे काटती है। जब धीरे धीरे काटती है तो नदी जो है वो किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। मतलब इस तरीके से पानी गिर रहा है लेकिन नीचे की जो सेल हैं, जो चट्टानें हैं वो काफी ज्यादा कठोर हैं, उनके ऊपर पानी का फर्क नहीं पड़ता तो वहां पर क्या बन जाता है, जलप्रपात बन जाता है। लेकिन अगर सेल जो है, चट्टान जो है वो कमजोर होंगी या कोमल होंगी तो वो टूट करके बिखर जाएंगी और किसी और संरचना का वहां पर निर्माण हो जाएगा। अब नदी जो है वो पहाड़ों वाले क्षेत्र में बह रही है, जलप्रपात का निर्माण कर दिया। उसके बाद में जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब नदी जो है वो इस तरीके से फ्लो करती हुई आगे बढ़ेगी। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ओके, ये जो इस तरीके से जो है ना, इसको हम विसर्प बोलते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझो कि नदी जो है वो पहले मान लो इस तरीके से फ्लो कर रही थी, इस तरीके से ये जो रीजन था वो नदी के अंदर ही आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना वो नदी इस तरीके से करते करते जो है पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे सिंपल तरीके से बहने लग गई। तो ये रीजन पहले जो है वो नदी के अंदर ही आता था, लेकिन जब नदी सीधे तरीके से बहने लग गई तो यहाँ पर जो अलग तरीके से कट के ये एक झील का रूप ले लेता है जिसको बोलते हैं चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है, मतलब बाढ़ जैसी समस्या भी आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर महीन कण, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का जो नदी है वो निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी और पदार्थों को अवसाद बोलते हैं। इससे समतल उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ओके, मतलब ये जहां पर ये नदी फ्लो कर रही है और यहाँ पर ये जो ऊंचे उठे हुए जो भाग है इसको बोलते हैं तटबंध। समुद्र तक पहुंचते जो नदी का प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर ये मुख्य नदी है और यहाँ पर जैसे ही ये समुद्र में मिलने लगेगी तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी धाराओं में अलग अलग तरीके से विभाजित हो जाएगी, जिसको बोलते हैं वितरिका। यहाँ पर जैसे ही नदी समुद्र में मर्ज होने वाली होती है उससे पहले नदी बहुत धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ में इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ में जो भी लेकर के आई है, जो भी मलबा लेकर के आई है, उन सभी को वो यहाँ पर निक्षेपण करने लगती है। तो प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब नदी यहाँ पर आई, समुद्र में यहाँ पर मर्ज होने लगी और यहाँ पर जो है इस तरीके से अपने साथ में लाई हुई चीजों को यहाँ पर मर्ज करके एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो बहुत सारे डेल्टा का नाम आप जानते होंगे। सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की लाए हुए साथ में जो भी उनके अवसाद हैं उनसे मिलकर के वो उसका निर्माण होता है। ओके, अब ये हमने बात कर ली कि नदी की वजह से कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी संरचनाएं देखी आपने, एक डेल्टा आपने देखा, इसके अलावा आपने यहाँ पर चाप झील देखी। यहाँ पर कटने की वजह से जो ऊंचा वाला भाग है उसको हम बोलते हैं तटबंध और ये इस तरीके का जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं हम विसर्प।
तो ये अलग अलग रचनाओं का निर्माण किया नदी ने पृथ्वी की बाहरी सतह पर, मतलब बहिर्जनित बल में ये चीजें काउंट हो गई। अब हम देखेंगे कि समुद्री तरंगों की वजह से किस किस का निर्माण होता है। तो समुद्र में जो लहर उठती है उसकी वजह से भी अपर्दन और निक्षेपण की वजह से तटीय क्षेत्रों में, मतलब समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर अलग अलग स्थलाकृति बनती है। जैसे कि समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे वो जो सैल है, मतलब यहाँ पर देखिए कि ये समुद्र है और समुद्र के किनारे पर यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो चट्टानों से जब रेगुलर समुद्र की जो लहरें हैं वो टकराएंगी तो समय के साथ में उन चट्टानों में यहाँ पर दरार विकसित होगी, और दरार विकसित होने के साथ में यहाँ पर जो है वो गुफा बनने लग जाएगी, और गुफा जो है वो बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको बोलते हैं समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर केवल एक छत ही बचती है, मतलब जब धीरे धीरे यहाँ पर पानी टकराता रहेगा तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आर पार जो है वो एरिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर एक छत वाला रीजन, मतलब चट्टान इस तरीके से बचेगी, जिसको हम बोलते हैं तटीय मेहराब। अब जब लगातार अपर्दन होता रहेगा, लगातार समुद्री तरंगे यहाँ पर टकराती रहेंगी, तो इस तरीके से जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये जो छत है ये भी टूट जाएगा, और इस तरीके से चट्टान जो है, जब ये ऊपर वाला भाग टूट जाएगा तो ये चट्टान इस तरीके से बच जाएगी, ये चट्टान जो है इस तरीके से बच जाएगी, जिसको बोलते हैं स्टैक। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलिन का निर्माण भी करती हैं। अब बात करते हैं हम हिमनद के बारे में। देखो, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं, मतलब बर्फ की जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं वो अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं उनसे गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और गोलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का निर्माण करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाती हैं। मतलब बर्फ जो है वो धीरे धीरे अपने नीचे वाले क्षेत्रों को तोड़ करके वहां पर इस तरीके की झील जैसी संरचना बना देती है, गर्त जैसी संरचना। वहां पर पानी भर के फिर क्या बन जाएंगे, वहां पर बन जाएंगी झीलें। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पवन की वजह से, तो ज्यादातर पवन का जो प्रोसीजर है वो रेगिस्तान वाले एरिया में हम देखने को मिलता है। रेगिस्तान में पवन जो है वो अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि पवन जो है वो अपने साथ में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाती है, और जब ज्यादातर क्या होता है, आपने रेगिस्तान में छत्रक सैल जो है उनका आकार देखा होगा, और पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा पवन जो है, अगर वहां पर कोई चट्टान है तो उसके ऊपरी भाग को नहीं तोड़ती है, जो नीचे वाला भाग है उसको आसानी से काटती है पवन। इसलिए ऐसी सैल के आधार जो है, मतलब रेगिस्तान में जो चट्टानें पाई जाती हैं वहां के आधार तो संकीर्ण होते हैं और शीर्ष जो है वो विस्तृत होते हैं। जब पवन रेगिस्तान वाले एरिया में फ्लो करती है तो वो अपने साथ में रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाती है, और जब पवन रुकती है तो वो रेत एक जगह रुक करके क्या बना लेती है, छोटी सी पहाड़ी का रूप बना लेती है, जिसको बोलते हैं बालू टिब्बा। और जब बालू कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं तो ये वायु को अपने साथ उठा करके अत्यधिक दूर तक ले जाते हैं, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। तो ये हमने अलग अलग चीजों से किस तरीके से पृथ्वी पर अलग अलग संरचनाओं का निर्माण होता है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि जो भी चीज है हमारे आसपास जो भी है उसको अगर आप रेगुलर व्यू करोगे तो आपको देखने पर पता चलेगा कि रेगुलर हमारी पृथ्वी जो है उसमें रेगुलर कोई ना कोई चेंज हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था इस बुक का, और इसमें जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।